हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लॉयड या थैलेटोकस पार्थिनोजेनेसिस, आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस के बारे में। हम एक बार फिर से चर्चा करते हैं डिप्लॉयड या थैलेटोकस पार्थिनोजेनेसिस के बारे में। यदि पार्थिनोजेनेसिस के फलस्वरूप केवल फीमेल पॉपुलेशन उत्पन्न होती है तो इस प्रकार का पार्थिनोजेनेसिस थैलेटोकी या स्त्री अनिषेक जनन कहलाता है। डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट डिप्लॉयड लेकिन अनफर्टिलाइज्ड ओवम से होता है। ओवम में डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स या तो मियोटिक यानी अर्धसूत्री विभाजन के नहीं होने के कारण रह जाते हैं या फिर पोलर बॉडीज के फ्यूज़न के कारण नंबर डिप्लॉयड हो जाता है, क्रोमोसोम्स का नंबर डिप्लॉयड हो जाता है। डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है अर्धसूत्री विभाजन रहित या एमियोटिक थैलेटोकी और दूसरा कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन सहित या मियोटिक थैलेटोकी। फर्स्ट है एमियोटिक थैलेटोकी। इस तरीके के पार्थिनोजेनेसिस में oogenesis की क्रिया के दौरान होने वाला फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न पूरी तरीके से एब्सेंट रहता है। मैच्योरेशन डिवीज़न के समय केवल सेकंड मैच्योरेशन डिवीज़न होता है जो कि सिंपल माइटोटिक डिवीज़न होता है। इसलिए बनने वाले ओवम में क्रोमोसोम्स का नंबर द्विगुणित या डिप्लॉयड ही रहता है, क्योंकि फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीज़न जो होता है वो रिडक्शनल डिवीज़न होता है जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है, जो कि यहाँ एब्सेंट रहता है। इस तरीके का पार्थिनोजेनेसिस कुछ एनिमल्स में मिलता है, जैसे क्लास इंसेक्टा में, ट्राइकोनिस्कस में, और इसके अलावा डेफनिया में क्रस्टेशियन है जो एक, फाइलम मोलस्का के एनिमल कॉम्पिलोमा में, और उसके अलावा लॉन्ग हॉर्न ग्रास हॉपर में। सेकंड है मियोटिक थैलेटोकी या अर्धसूत्री विभाजन सहित स्त्री जनन। इस तरीके के पार्थिनोजेनेसिस में नॉर्मल oogenesis के प्रोसेस के द्वारा ओवम का फॉर्मेशन होता है और इनमें मियोटिक डिवीज़न फर्स्ट एंड मियोटिक डिवीज़न सेकंड भी नॉर्मल तरीके से होते हैं, लेकिन किसी न किसी अवस्था में गुणसूत्र दोबारा से डबल हो जाते हैं और ये डिप्लॉयड एग फर्टिलाइजेशन के बिना ही एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं। ओवम में क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट है बाय रेस्टिट्यूशन एंड सेकंड है बाय ऑटो फर्टिलाइजेशन। रेस्टिट्यूशन यानी प्रत्यार्पण के द्वारा और ऑटो फर्टिलाइजेशन यानी स्वनिषेचन द्वारा। मियोटिक थैलेटोकी के टाइप्स में पहला तरीका है बाय रेस्टिट्यूशन या प्रत्यार्पण के द्वारा। इस प्रोसेस में प्राइमरी oocyte में सामान्य विधि के द्वारा फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीज़न शुरू होता है। ये डिवीज़न क्रोमोसोम्स के अपोजिट पोल्स पर पहुंचने तक तो नॉर्मल होता है, लेकिन उसके बाद पेरेंट सेल में साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता। इस कारण कोशिका में क्रोमोसोम्स का नंबर डबल या डिप्लॉयड ही रह जाता है। यहाँ सेल में डिवीज़न के समय क्रोमोसोम्स पेयरिंग करते हैं, वो क्रोमेटिड्स में डिवाइड भी होते हैं, लेकिन वो अलग होकर डॉटर सेल्स में नहीं जाते क्योंकि साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। इस कोशिका में अब जब सेकेंड मैच्योरेशन डिवीज़न होता है तो 4 के बजाय 2 डॉटर सेल्स ही बनती हैं और उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर डिप्लॉयड होता है। इसमें से बड़ी कोशिका ओवम और छोटी कोशिका पोलर बॉडी कहलाती है। इस तरीके का पार्थिनोजेनेसिस क्लास इंसेक्टा के ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के एनिमल्स में पाया जाता है। मियोटिक थैलेटोकी में क्रोमोसोम्स के डबलिंग का दूसरा तरीका है बाय ऑटो फर्टिलाइजेशन। इसमें ओवम में क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो जाता है और इस प्रोसेस में नॉर्मल oogenesis की प्रोसेस के द्वारा हैप्लॉइड ओवम और पोलर बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। इन न्यूली फॉर्म्ड या नवनिर्मित पोलर बॉडीज़ में से किसी एक पोलर बॉडी का न्यूक्लियस
फिर से ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हो जाता है और इस प्रोसेस को ऑटो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इस कारण ओवम में दोबारा से डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स की संख्या स्थापित हो जाती है। इस तरीके का अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस आर्टीमिया सेलाइना में पाया जाता है। ओवम में क्रोमोसोम्स का डबल नंबर सेकेंड पोलर बॉडी के फ्यूज़न के कारण होता है। इसके अलावा लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की कई स्पीशीज़ में भी इसी तरीके का पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है। सामान्यतः कुछ प्राणियों में एक या दो लैंगिक पीढ़ियों के अंतराल के बाद अथवा केवल अनिषेक जनन के द्वारा प्रजनन होता है। ये अनिषेक जनन उनके जीवन चक्र का एक नियमित प्रजनन का तरीका होता है, लेकिन कुछ प्राणियों में एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा यानी बाह्य कारकों के द्वारा अनिषेक जनन को प्रेरित किया जा सकता है। इसे आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इस तरीके के अनिषेक जनन का अध्ययन सबसे पहले बॉर्सियर ने 1847 में रेशम के कीट के अंडों में किया था। उन्होंने देखा कि रेशम के कीट के अंडों को यदि धूप में रख दिया जाए तो उनमें बिना निषेचन के भी विकास की क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। उसके बाद टिकोमिरोफ ने अनिषेचित अंडों के बारे में ये कहा कि यदि इनको धीरे धीरे रगड़ा जाए या सल्फ्यूरिक एसिड में डुबोया जाए तो ये विकास के लिए प्रेरित हो जाते हैं, यानी इनमें डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इसके बाद सी अर्चिन के एग्स में हर्टविग ने एग्स को स्ट्रिक्लिन के डाइल्यूट सॉल्यूशन में डुबोकर, मॉर्गन एंड मीट्स ने सांद्र या कंसनट्रेटेड सी वाटर में डुबोकर और लोएब ने हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस से सी अर्चिन के एग्स को ट्रीट करके लार्वा की स्टेज तक उनको विकसित करने में सफलता प्राप्त की। उसके बाद में बहुत सारे प्राणियों में जैसे कि एनालिड्स में मॉलस्क, इकाइनोडर्म्स, एम्फीबियन, बर्ड्स और इवन कई मैमल्स में भी आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस को स्टडी किया जा चुका है, लेकिन इनमें से बहुत एडवांस स्टेज तक कोई भी एनिमल नहीं पहुंच पाता। केवल ब्लास्टुला या गैस्ट्रुला अवस्था तक ही इनमें विकास हो पाता है। बॉर्डन एंड ऑस्टिन ने चूहों के अनिषेचित अंडों को 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखकर उनको 4 सेल स्टेज तक विकसित करने में सफलता प्राप्त की। जनरली तो एग्स में शुक्राणु के प्रवेश के द्वारा ही विकास प्रेरित होता है, लेकिन आर्टिफिशियली एक्सटर्नल स्टिमुलस देकर भी अनिषेचित अंडों को विकास के लिए प्रेरित किया जा सकता है या इंड्यूस्ड किया जाता है। ये स्टिमुलस एग्स को बिना निषेचन के विकास के लिए इंड्यूस कर सकते हैं, इसलिए इनको अनिषेक जनन के एजेंट्स कहा जाता है। ये स्टिमुलस कई प्रकार के हो सकते हैं, लाइक फिजिकल, केमिकल, रेडिएशन या केवल स्पर्म की एंट्री के द्वारा स्टिमुलस। फिजिकल स्टिमुलस में एक जैसे महीन सुई से छेद कर दिया जाए या एग्स को हाई या लो टेम्परेचर में रखा जाए, उनको शेक किया जाए या उनके ऑस्मोटिक प्रेशर में वृद्धि कर दी जाए, अथवा इलेक्ट्रिकल शॉक के द्वारा भी अनफर्टिलाइज्ड एग्स को डेवलपमेंट के लिए इंड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद सेकंड टाइप के हैं केमिकल स्टिमुलस। इनमें अनफर्टिलाइज्ड एग्स को डिफरेंट केमिकल्स के साथ ट्रीट करके डेवलपमेंट के लिए इंड्यूस किया जाता है। इसमें से कुछ हैं जैसे उदासीन लवण हो, पोटेशियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक ब्यूटारिक एसिड, ओलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। देन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक टोलुइन, ईथर, एसीटोन, बेंजीन, अल्कोहल। कुछ बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सी वाटर या ब्लड सीरम, क्लोरोफॉर्म, सुक्रोज एक्सेट्रा। उसके बाद में थर्ड टाइप के स्टिमुलस हैं रेडिएशन स्टिमुलस, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज और रेडियम से निकलने वाली किरणें भी अनिषेचित अंडों को विकास के लिए प्रेरित कर सकती हैं। और चौथा स्टिमुलस है शुक्राणु के प्रवेश के द्वारा स्टिमुलस देना। यदि किसी एक प्रजाति के ओवम में दूसरी प्रजाति के स्पर्म को एंटर कराया जाए तो एग बिना स्पर्म के प्रोन्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ हुए केवल स्पर्म के प्रवेश से ही विकास की क्रिया को प्रारंभ कर देता है। उदाहरण के लिए जैसे एनेलिडा प्राणी के स्पर्म को यदि इकाइनोडर्म प्राणी के या इकाइनोडर्म के किसी एनिमल के ओवम में एंटर कराया जाए तो ओवम बिना स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हुए
डेवलपमेंट शुरू कर देता है। एंड नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन का महत्व। इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, अनिषेक जनन के लाभ और अनिषेक जनन से हानियाँ। अनिषेक जनन के लाभ की बात करें तो यहाँ सबसे पहला है मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन का ये सरल और सुस्थापित तरीका है। सेकंड, इसमें रैपिड ब्रीडिंग होती है। जब गर्मियों की ऋतु में एफिड की फीमेल्स अन्य तरीके से प्रजनन नहीं कर पाती तो वहाँ पर ये डिप्लॉयड फीमेल पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा प्रजनन करके तेजी से अपनी संतति का विकास करती हैं। अनिषेक जनन में पॉलीप्लॉइड जनरेशन्स की स्थापना होती है, यानी उनमें 3, 4 या 4 से अधिक क्रोमोसोम्स के सेट्स को स्थापित करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त जब म्यूटेशंस होते हैं तो उनमें बहुत सारे हानिकारक जीनी संयोजन उत्पन्न हो जाते हैं और क्योंकि ये आगे नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा स्वतः ही खत्म कर दिए जाते हैं, इसलिए वो अन्य पीढ़ियों में जा नहीं पाते। इस वजह से अनिषेक जनन के द्वारा इन हानिकारक जीन्स का विलोपन हो जाता है और केवल लाभकारी जीनों के संयोजन के द्वारा वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें आगे चलते चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर लैंगिक प्रजनन नहीं होता है, इसलिए पैदा होने वाले जीव अपने पेरेंटल एनिमल्स के जैसे ही होते हैं और इस तरीके से यहाँ पॉपुलेशन से वेरिएशंस का विलोपन भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम्स के बीच में जीन्स का आदान प्रदान नहीं होता, इसलिए नए संयोजन नहीं बन पाते। इसके अलावा ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का एक प्रमाण भी है। हनी बीज में हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा केवल मेल पैदा होते हैं और फाइलोक्सेरा में डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा केवल फीमेल पैदा होती हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स के द्वारा किया जाता है। पार्थिनोजेनेसिस में इंटरकोर्स जैसी किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए प्राणियों को अपनी एनर्जी को प्रजनन के लिए साथी ढूंढने में या इंटरकोर्स करने में व्यय नहीं करना पड़ता, बल्कि सारी एनर्जी को वो भोजन ढूंढने में, भोजन ग्रहण करने में और अनिषेक जनन के द्वारा प्रजनन करने में लगा सकता है। उसके बाद में अब हम आते हैं अनिषेक जनन से होने वाली हानियों के बारे में, यानी डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। पहला नुकसान इसका ये है कि नए नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम्स के बीच में जीन का एक्सचेंज नहीं होता, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी उसी तरीके के प्राणी पैदा हो पाते हैं। इसके अतिरिक्त जब अनिषेक जनन के द्वारा न्यू वेरिएशंस पैदा नहीं होते हैं तो इसलिए इनसे उत्पन्न होने वाले प्राणियों में अनुकूलता की कमी पाई जाती है, यानी परिस्थिति जब बदलती है तो उसके साथ वो अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते, इसलिए उनके एक्सटिंक्शन के अपॉर्चुनिटी या एक्सटिंक्शन के अवसर बढ़ जाते हैं। और इसलिए अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए जीवों को थोड़े थोड़े समय बाद लैंगिक प्रजनन करना होता है, इसलिए अधिकांश जीवों में चक्रीय या साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है।